सभी साथियों को नमस्कार। गुरुपथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पॉलिटिकल साइंस की एक सीरीज में जब हम संविधान पढ़ा रहे थे आपको, तो एक छोटा सा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक प्रस्तावना आप आज आपके सामने लाए हैं। आपको देख रहा होगा बोर्ड पर। तो प्रस्तावना में एग्जाम की दृष्टि से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, ये बहुत जरूरी हो गया। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जो एग्जामों में जो संविधान से आने वाले जो प्रश्न हैं वो बहुत कठिनता की ओर जा रहे हैं। जब तक किसी अभ्यर्थी को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक वो उन क्वेश्चनों का आंसर अच्छी प्रकार से नहीं दे सकता। कुछ समय पहले की बात करें, संविधान से प्रश्न कैसे आते थे, वन लाइनर आते थे, बच्चे को बड़ा इजी लगते थे। जैसे संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था? संविधान को बनने में कितना समय लगा? संविधान को बनने में कुल खर्चा कितना लगा? ऐसे क्वेश्चन आते थे जिनको आराम से आसानी से उत्तर दिया जा सकता था। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर एग्जाम को देखा जाए तो पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, पूरा संविधान सभा पता होनी चाहिए, महिलाओं की संख्या पता होनी चाहिए, महिलाओं की कौन कौन महिला थी, 15 महिलाओं के नाम भी पता होने चाहिए। तो इस महत्वपूर्ण सेशन में हम आपको प्रस्तावना में क्या क्वेश्चन बन रहे हैं और किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं ये बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, आपके सामने भारत के संविधान की प्रस्तावना है। मैं थोड़ा सा प्रस्तावना के बारे में आपको बता दूं कि जब हमारा संविधान का निर्माण हो रहा था तो उस समय जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। देखो, पेश और पारित में अंतर है, इसको आगे और अच्छी तरीके से बताएंगे। पहली बार जब पेश किया गया था उस तारीख को पूछ लिया जाता है 13 दिसंबर 1946 को, और उस उद्देश्य प्रस्ताव को जब पेश किया गया था ये 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। और वर्तमान में जब हम संविधान को खोलते हैं तो सबसे पहले प्रस्तावना नजर आती है। इसके कई नाम हैं, जैसे इसको प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, संविधान का दर्पण भी कहा जाता है, संविधान के उद्देश्य का भी कहा जाता है, संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल, बहुत अन्य नामों से इनको जाना जाता है। इसके बारे में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? देखिए, यहां से प्रारंभ करें कि प्रस्तावना हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समान प्राप्त करने के लिए, समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, हिंदी में दे रखा है, मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसको प्रत्येक भारतीय नागरिक को, प्रत्येक अभ्यर्थी को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन इसी में से बनते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या बनते हैं? आपसे पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। ध्यान रखें, एग्जामिनर अब इनका क्रम पूछ रहा है, आपको विश्वास को आगे रख देगा, धर्म को पीछे कर देगा। क्रम आपको याद रखना है, विश्वास, अभिव्यक्ति, विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। आपसे पूछ सकता है कि प्रस्तावना में कितनी प्रकार की समानता है? तो 2 प्रकार की। पहले प्रतिष्ठा और अवसर की समता या समानता, बात एक ही होता है, इसका भी क्रम। आपसे पूछ सकता है प्रस्तावना में कितनी प्रकार की बंधुता है? केवल 1 प्रकार की बंधुता भी इसमें बताई गई है। अब देखिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। सबसे पहले हम इस बात पर पहुंचे कि प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, तीनों के क्रम ध्यान रखने, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इसी क्रम में याद करने। सामाजिक न्याय क्या होता है, आर्थिक न्याय क्या होता है, राजनीतिक। देखिए, सामाजिक न्याय का मतलब है कि जितने भी हमारे यहाँ वर्ग हैं, जाति हैं देश में, उनमें भेदभाव की कमी हो, इसी को सामाजिक न्याय कहते हैं। किसी भी निचले तबके को जाति के नाम से उसको दबाया नहीं जाए, उसका शोषण नहीं किया जाए, इसी को सामाजिक न्याय कहते हैं। और सरकार इसके लिए पूरी तरीके से प्रयास करती है इसको कम करने के लिए। आर्थिक न्याय का मतलब क्या है? भारत में प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो छोटे तबका का हो चाहे बड़े तबका का हो, जो असमानता है पैसे का,
गरीबी अमीरी का जो गैप है उसको कम करने का प्रयास सरकार को करना चाहिए। इसको आर्थिक न्याय भी कहते हैं। ऐसे कुछ योजना चलानी चाहिए जो निचला तबका ऊपर की तरफ आए। राजनीतिक न्याय, देखिए भारत में कोई भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, जिस व्यक्ति की एज 18 साल हो गई उसको मतदान करने का अधिकार मिल जाता है और इसी को हम राजनीतिक न्याय कहते हैं। इसमें कोई गरीबी अमीरी का कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई पैसे वाला हो। इसको ये नहीं है कि 2 वोट मिल जाए, उसको वोट एक ही मिलेगी और इसी को भारत में राजनीतिक न्याय के नाम से जाना जाता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना, देखिए भारत में स्वतंत्रता की बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार, अपनी अभिव्यक्ति, किसी भी देवी देवता में वो उपासना कर सकता है, विश्वास कर सकता है, कोई भी धर्म अपना सकता है। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, अपना जो स्टेटस है उसको बराबर बनाए रखने के लिए पूरी तरीके से समानता है। अवसर का मतलब ये है कि मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो कि भारत सरकार जो है वो प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध कराती है। आपने देखा होगा भर्तियां वगैरह बहुत सारी चलती हैं, अगर सरकार की तरफ से कोई योजना आती है तो वो समान रूप से लागू की जाती है। अब इसमें एक डेट दे रखी है 26 नवंबर 1949, ये भी हमको पता होनी चाहिए, यानी कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू हो गया था। आंशिक का मतलब ये है कि इस दिन 16 अनुच्छेद लागू हो गए थे। पूर्ण संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, जिसको हम संविधान जिस दिन लागू हुआ उसे गणतंत्र दिवस मनाते हैं, आप भी मनाते हैं। तो हमारा भारत अगर गणतंत्र कब हुआ तो आपको ध्यान रखना है 26 जनवरी 1950। अब ये हमारी प्रस्तावना थी। इसमें हमको याद करने वाली बात क्या है, मैं आपको कुछ स्लाइडों के माध्यम से कुछ प्रस्तावना के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए प्रस्तावना में क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, अभी मैंने बताया कि न्याय पूछे जा सकते हैं आपसे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तीनों अभी मैंने बताए। स्वतंत्रता पूछी जा सकती है 5 प्रकार की, क्रम ध्यान रखना है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। आपसे समानता पूछी जा सकती है, प्रतिष्ठा और अवसर की। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इनको याद रखें। नंबर 1 आगे चलते हैं। इसी क्रम में देखिए प्रमुख कथन प्रस्तावना को लेकर बहुत से जो संविधान निर्माता थे उन्होंने क्या संविधान की प्रस्तावना को नाम दिया, क्या कह के संबोधन किया, इसमें थोड़ी सी ये जो 4-5 आपके पास जो महत्वपूर्ण कथन है वो ध्यान रखने हैं। देखिए के.एम. मुंशी, इनका पूरा नाम कन्हैयालाल माणिकराम मुंशी, ने संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म कुंडली कहा। अब याद कैसे करें, जन्म कुंडली बनाते हैं मुंशी जी, तो आप ध्यान रखना कि जन्म कुंडली जहां भी दिख जाए आप मुंशी जी टिक कराना, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। देखिए संविधान की आत्मा यानी कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा, तो ठाकुर दास भार्गव। आत्मा परमात्मा की बात ठाकुर जी के सामने करते हैं, आपको पता है, ये छोटी सी ट्रिक भी बना सकते हो आराम से। और जीके में चाहे ज्योग्राफी हो, इतिहास हो, पॉलिटिकल साइंस हो, आपको ट्रिकों के माध्यम से याद करनी पड़ेंगी। तो जब भी आत्मा की बात आए तो आपको ठाकुर जी याद आ जाने चाहिए, ठाकुरदास भार्गव। हालांकि देखो प्रस्तावना को जो संविधान की आत्मा है वो हिदायतुल्लाह ने भी कहा, न्यायमूर्ति थे भारत के न्यायालय में जज थे, उन्होंने भी कहा था, लेकिन ऑप्शन में ठाकुरदास भार्गव हो तो इसको भी कर देना। परिचय पत्र, संविधान का परिचय पत्र, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा। देखो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे पालकी वाला, पा से पालकी वाल, एन के पालकी वाल और पा से परिचय पत्र, आराम से याद कर सकते हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखो कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है, तो अर्नेस्ट वार्कर ने ये कहा था। ये बहुत अच्छा कथन है, इसको आप मोस्ट लगा लें, बहुत बार पूछा गया है, पूछ तो सभी जाते हैं खैर, पर इसको ज़्यादा ध्यान रखें। प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, ये भी बहुत अच्छा कथन है, और ये किसने कहा था, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। इन 5 व्यक्तियों के आप प्रस्तावना में जो कथन है वो याद करेंगे। और याद कैसे करेंगे मैंने आपको बताया, के.एम. मुंशी जी कुंडली बनाते हैं, आत्मा परमात्मा की बात ठाकुर जी के सामने ठाकुरदास भार्गव, पा से परिचय पत्र, पा से पालकीवाल, और अर्नेस्ट वार्कर ने कहा निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी, और इस तरीके से आप याद कर। आगे की स्लाइड चलते हैं। प्रस्तावना में एग्जाम की दृष्टि से और क्या बन सकता है, देखिए महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम एक एक बात पर विचार करेंगे। देखिए हम भारत के लोग, प्रस्तावना की शुरुआत आपको पता होगी हम भारत के लोग से प्रारंभ होती है, और जो हम भारत के लोग हैं ये शब्द हमने अमेरिका से लिए हैं।
कहाँ से लिए? अमेरिका से लिए हम भारत के लोग। और इससे हमें जानकारी क्या मिलती है कि संविधान को बनाने वाले जो लोग थे वो भारत के लोग थे, इसलिए अंतिम शक्ति, अंतिम सत्ता किसके हाथ में? भारतीय जनता के हाथ में। एक लाइन से हमें आइडिया लगाना है कि जब प्रस्तावना पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम भारत के लोग आएगा। हम भारत के लोग का मतलब भारत के संविधान को बनाने वाले व्यक्ति थे, वो थे भारतीय नागरिक। तो अंतिम सत्ता या शक्ति किसके हाथ में? भारतीय जनता के हाथ में। नंबर 2, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। जब प्रस्तावना आप पढ़ेंगे तो ये शब्द आपको मिलेंगे, शब्दों की थोड़ी थोड़ी व्याख्या मैं आपको बता देता हूं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि भारत कोई भी निर्णय लेने में किसी आंतरिक या बाह्य दबाव में निर्णय नहीं लेगा, वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है। इसी को हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहते हैं। 1947 से पहले ऐसा नहीं था, भारत अपना निर्णय स्वयं नहीं लेता था, ब्रिटेन का भारत पर राज हुआ करता था और ब्रिटेन से अनुमति से ही भारत कोई निर्णय पर पहुंचता या ब्रिटेन भारत का निर्णय लेता था। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व राज्य है। ठीक है। समाजवादी भी मैंने बताया था कि समाजवादी का मतलब क्या होता है? समाजवादी का मतलब होता है कि कोई भी देश में उत्पादन और वितरण के संसाधन जितने भी होते हैं उन पर सरकार का पूरा नियंत्रण होना, इसी को समाजवादी व्यवस्था कहा जाता है। लोकतांत्रिक, आपको पता है लोकतंत्र किसको कहते हैं? जनता का शासन। ऐसा शासन जो जनता अपने द्वारा चुन के भेजते हैं, प्रतिनिधि भेजते हैं, उनके द्वारा खुद पर शासन किया जाता है। यानी कि सरकार बनाने में, देश चलाने में जनता की पूर्ण भागीदारी होती है, लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र के कई प्रकार हैं, जैसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सर्वाधिक सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण देखने को मिलेगा स्विट्जरलैंड में, जहाँ की जनता स्वयं निर्णय लेती है। हमारे भारत में जो लोकतंत्र चलता है वो प्रतिनिधिक लोकतंत्र माना जाता है। इसको कैसे समझें? देखिए, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। राजस्थान की विधानसभा में 200 मेंबर हैं, सबके एक क्षेत्र बने हुए हैं, विधानसभा क्षेत्र। वहाँ से एक प्रतिनिधि जनता चुन के भेजती है और वो जनता चुन के भेजती है। विधानसभा में 200 व्यक्ति पहुँचते हैं और वो 200 व्यक्ति सरकार बनाते हैं और सरकार फिर शासन करती है। इसी को हम प्रतिनिधिक लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है। गणराज्य किसे कहते हैं? गणराज्य का मतलब ये होता है कि किसी भी देश का हेड ऑफ स्टेट, यानी कि जो भारत का सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है, राष्ट्रपति होता है, वो जनता द्वारा निर्वाचित होता है, उसको हम गणराज्य देश कहते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। ब्रिटेन का सबसे बड़ा जो पद है वो सम्राट का है, राजा का है, लेकिन वो पद वंशानुगत है, ना कि निर्वाचित। अब जब पद वंशानुगत है, राजा का बेटा राजा बनता है, बेटे का बेटा राजा बनता है, इसको कहते हैं वंशानुगत क्रम। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति का कार्यकाल है 5 साल के लिए, जनता चुनती है उसको। अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुना जाता है। आनुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा उसका चुनाव होता है। वर्तमान में राष्ट्रपति आपको पता है द्रौपदी मुर्मू है। पंथ निरपेक्षता का मतलब, इसको भी समझो। पंथ निरपेक्षता का मतलब होता है कि भारत जो देश है उसके लिए सभी धर्म बराबर हैं। भारत देश का कोई एक धर्म नहीं है, भारत का कोई एक धर्म नहीं, ना तो हिंदू ना मुसलमान, भारत के लिए सभी धर्म बराबर हैं। धर्म निरपेक्ष अलग बात है, धर्म से अलग हटके। धर्म निरपेक्ष का मतलब होता है धर्म से अलग हट जाना, जबकि पंथ निरपेक्षता का मतलब है धर्म से अलग हटना नहीं है, सभी धर्मों को समान समभाव से देखना। ये 5 शब्द ऐसे हैं जिनको थोड़ी थोड़ी मैंने आपको व्याख्या बताई है। इसमें क्वेश्चन प्रस्तावना में क्या बन सकते हैं? देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव मैंने आपको बताया 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था और 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था। उद्देश्य प्रस्ताव, इसीलिए जवाहरलाल नेहरू को प्रस्तावना के जनक कहते हैं। तो ध्यान रखना, इसमें मैं आपको लिख दूं, जो जनक हैं वो नेहरू हैं। अगर प्रस्तावना के जनक की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू माने जाते हैं। देखिए, उपनाम पूछ लें, संविधान का दर्पण किसे कहा जाता है, संविधान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। इसमें प्रस्तावना में संशोधन, देखो ये महत्वपूर्ण है, एक बार संशोधन हुआ है, ओनली एक बार, और कब हुआ है? 42वां संविधान संशोधन, और ये हुआ है 1976। इंदिरा गांधी की सरकार थी, प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है। और मैं आपको बता दूं, संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए, मैं यहां लिख देता हूं। 3 शब्द कौन कौन से जोड़े गए? नंबर 1 समाजवादी,
समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। खूब आता है ये एग्जाम में, अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन में, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, आपसे वन लाइनर भी पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं। अच्छा, 2 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो, मूल संविधान में प्रस्तावना में कितने शब्द थे? 82 शब्द हैं। पूरी प्रस्तावना को काउंट करेंगे तो 82 शब्द हैं। लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन हो गया, 3 शब्द जोड़ दिए गए तो संख्या हो गई शब्दों की 85, 85। ये भी ध्यान रखने की बात है कि प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं, तो 85। आधारभूत शब्द क्या होते हैं? देखिए, आपने देखा होगा, मैं अभी प्रमुख वाद हैं जो उन पे आऊंगा। उन वादों में कहा गया, जब भी प्रस्तावना को न्यायालय में पेश किया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, तो वहां से ये बात निकलती है कि प्रस्तावना में टोटल 32 ऐसे शब्द हैं जो आधारभूत ढांचे को प्रदर्शित करते हैं। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। हालांकि ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं कह सकते, फैक्चुअल बात है, लेकिन आजकल ट्रेंड चल रहा है तो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं साहब, ये महत्वपूर्ण बात है कि प्रस्तावना में जो न्याय शब्द है वो कहाँ से लिया है? ये रूस से लिया है। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। ये बहुत बार आया है, बहुत बार एग्जाम में आया। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। न्याय शब्द कहाँ से लिया है? रूस से। हम भारत के लोग, ये शब्द कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व, ये 3 शब्द कहाँ से लिए? फ्रांस से। ये आपको ध्यान रखना जरूरी है एग्जाम की दृष्टि से। अब मैं आता हूं, प्रस्तावना में एक क्वेश्चन बनता है, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? इस पर कुछ डिबेट हुई, सर्वोच्च न्यायालय में ये प्रकरण गया। और ये प्रकरण कब कब गया? देखो, एक प्रकरण गया बेरूबारी बाद 1960 में, कि ये सेम क्वेश्चन पूछा गया, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो 1960 में साफ मना कर दिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और ना ही इसमें संशोधन हो सकते हैं। पर दोबारा एक और बात हुआ, गोलकनाथ बनाम, ये 1967 में हुआ। इसमें भी इसी प्रकार की बातें कही, हालांकि 11 जज बैठे थे। इसमें भी साफ मना कर दिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये आपने सुन रखा होगा, ये रीढ़ की हड्डी है। इसने संविधान को पलट दिया। 13 न्यायाधीशों की बेंच बैठी, जो कि सर्वाधिक संख्या में बैठी है, और उसने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और उसमें परिवर्तन हो सकता है। जब ये निर्णय निकल के आया 1973 में, तो 1976 में 3 साल बाद ही इसमें परिवर्तन हो गया। उससे पहले परिवर्तन नहीं हुआ। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद जो निर्णय आया, उसके बाद प्रस्तावना में फेरबदल हुआ। और बाद में SR बॉम्बई बाद 1994। इस बाद में ध्यान रखने की बात है, इस बाद में जो संविधान के जो शब्द हैं जिनको आधारभूत ढांचा बताया गया, वो इसी बाद में बताया गया, SR बॉम्बई बाद। एक LIC बाद है, 95 में आया। इसमें जो क्या है, इसमें भी संविधान की प्रस्तावना को जो है आत्मा का रूप दिया गया। ये कुछ बात आपको ध्यान रखने, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते हैं। और चलते हैं आगे। देखो, संविधान की प्रस्तावना में एक शब्द है 26 नवंबर 1949। संविधान दिवस आपको पता है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 26 नवंबर को, ठीक है। क्यों मनाया जाता है? कब से मनाया जाता है? 2015 से। क्यों? क्योंकि जो भीमराव अंबेडकर हैं, उनकी 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये 2 तारीखें देखो, 26 जनवरी 1950 और 26 नवंबर 1949। देखो, इस दिन आंशिक रूप से लागू हुआ संविधान, हमारा आंशिक रूप से लागू हुआ। मैं संविधान सभा जब पढ़ाऊंगा आपको अगला नेक्स्ट टॉपिक में, तो सारी चीज़ों को खोलेंगे, अच्छी तरीके से बात करेंगे। 26 नवंबर को आंशिक रूप से लागू हुआ, 16 अनुच्छेद लागू हुए और 26 जनवरी को पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ और भारत एक गणतंत्र देश बना। और हम गणतंत्रता दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को।
इस प्रकार से इसमें प्रस्तावना में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसी वीडियो के लिए आप गुरुपथ क्लासेस रेगुलर रोजाना देखते रहें। हमारे इस चैनल पर हिंदी के अपने संभाग के सबसे बेहतरीन गुरुजी राम गोपाल सर रोजाना 4 से 5 बजे क्लास लेते हैं। आप हिंदी पढ़ सकते हो। राजस्थान सब इंस्पेक्टर में 200 नंबर की जो हिंदी आती है, सर से आप निःशुल्क 4 से 5 बजे संधि टॉपिक चल रहा है, बहुत अच्छी तरीके से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस आपको मैं पढ़ाऊंगा। विज्ञान के लिए सज्जन सर हैं और राजस्थान जीके के लिए विजय पूनिया जी हैं। शैक्षिक परिदृश्य जो फर्स्ट ग्रेड में बहुत सारा अंक वाला अंक भार रहता है, उसको अशोक सर पढ़ाएंगे। तो कुल मिला के ये है, मैथ के लिए आप सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में अगर मैथ स्पेशल मैथ है तो लेखराज पूनिया जी हैं, लगभग 20 साल का उनको अनुभव है। तो हमारी जो पूरी यूनिट है वो गुरुपथ क्लासेस पर आपको रेगुलर क्लास देती रहेगी। इस चैनल को आप रेगुलर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आज के लिए धन्यवाद।